नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात सूर्य ग्रहण पर सोशल गुदगुदी की। आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। पीएम के लिए भी ये मौका खास था। पीएम मोदी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद लोगों के रिएक्शन भी आने लगे। आज साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण था। मौका खास था, इसलिए पीएम मोदी भी पूरी तैयारी के साथ सूर्य ग्रहण का नजारा देखने के लिए तैयार थे। ज्यादातर मौके पर अपने खास कुर्ते में दिखने वाले पीएम मोदी नए लुक, नए अंदाज में दिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसकी फोटो खुद ट्वीट की। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, दुर्भाग्यवश घने बादलों की वजह से मैं सूर्य ग्रहण नहीं देख पाया। पीएम मोदी ने कैप्शन में आगे लिखा, सूर्य ग्रहण का बाकी हिस्सा मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए देखा, साथ ही विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके इस विषय में जानकारी भी हासिल की। जिसके बाद प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों पर एक ट्विटर यूजर ने कहा कि इस पर भी अब मीम बनेंगे। एक दूसरे यूजर ने इस तरह से पीएम मोदी के मीम को लेकर रिएक्शन दिए। जवाब देने में पीएम मोदी भी पीछे नहीं रहे। पीएम ने इस कमेंट के जवाब में लिखा, स्वागत है, एंजॉय कीजिए। पीएम मोदी के सूर्य ग्रहण की इस तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट सामने आए, लेकिन पीएम ने अपने पहले जवाब में ही सबको चित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सोशल मीडिया पर लोग मजे लेने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पूरा मौका दिया और कहा, एंजॉय कीजिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कड़ाके की पड़ रही सर्दी की। दिल्ली समेत समूचे भारत में इन दिनों खून को जमाने वाली सर्दी पड़ रही है। हर कोई सर्दी के ट्रिपल अटैक से बेहाल है। अमीर हो या गरीब, सर्दी के सितम से कोई भी नहीं बच पाया है। दिल्ली की सितम भरी सर्दी को समझने के लिए ये दो तस्वीरें काफी हैं। एक तस्वीर में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दूसरी तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। दोनों ही खुद को सर्दी से बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों जिस्म को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। पहले 24 दिसंबर की ये खास तस्वीर देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ सत्याग्रह किया था। इसी दौरान सोनिया को ठंड का एहसास हुआ। सोनिया गांधी ने शॉल ओढ़ने की कोशिश की तो राहुल उठकर अपनी मां सोनिया गांधी की मदद के लिए आगे आए और उन्हें करीने से शॉल ओढ़ाया। सर्दी के बीच मां और बेटे की यह ममता भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये 25 दिसंबर की तस्वीर है। बीजेपी के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने उनके समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह सुबह ही पहुंचे थे। लेकिन ठंड का सितम ऐसा था कि क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मंत्री और क्या संतरी, सभी इस ठंड से ठिठुरते नजर आए। इनके पहनावे पर नजर डालिए। राजनाथ सिंह ने सिर से पांव तक खुद को शॉल में ढक रखा है। शायद ही पहले कभी इन्हें आपने इस अंदाज में देखा होगा। अब अमित शाह को भी देख लीजिए। बड़ी बड़ी मुश्किलों का डटकर सामना करने वाले शाह को भी ठंड ने परेशान कर दिया। कान में मफलर और पूरे शरीर को शॉल में ढककर सर्दी से मुकाबला करते दिखे। मफलर जब भी नीचे सड़कता वो उसे फिर से गले में लपेटती। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सर्दी का सितम जारी रहा। इन तस्वीरों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की सर्दी इन दिनों बिना भेदभाव किए सब पर सितम ढा रही है। इसके लिए न कोई अमीर है न कोई गरीब, सबको बराबरी से परेशान कर रही है, ठंड से ठिठुरा रही है और पूरी दिल्ली पर सितम ढा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो माननीयों को आपने देखा सर्दी से किस तरह से बेहाल होते हुए नजर आए, और सिर्फ राजधानी दिल्ली में ये हाल नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रकाश पर्व की। प्रकाश पर्व को लेकर बिहार पूरी तरह से तैयार है। आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाते हैं किस तरह की तैयारियां की गई हैं। पटना और नालंदा की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रकाश पर्व को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी, लंगर, सब कुछ तैयार है। पटना और नालंदा की दो तस्वीरें आपके सामने। प्रकाश पर्व को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से प्रकाश पर्व को लेकर राजधानी पटना और नालंदा दोनों ही जगह पर तैयारियां की गई हैं और इसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। नालंदा की खबर की बात करते हैं। नालंदा में पंच पहाड़ियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में प्रकाश पर्व को यादगार बनाने की तमाम तैयारी की जा रही है। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले प्रकाश पर्व का उद्घाटन आज सर्वधर्म उच्चारण और लंगर के साथ किया गया। भव्य तोरण द्वार, शानदार लंगर हॉल, समवेत शबद कीर्तन, कतार में भोजन कर रहे हजारों लोग। ये तस्वीरें हैं उस तैयारी की जो प्रकाश पर्व को लेकर हर तरह से यादगार बना देगा। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर देश विदेश से हजारों लोग नालंदा पहुंचे हैं। राजगीर कुंड के पास भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है, जो देश के बड़े गुरुद्वारे में से एक होगा। इससे पहले बिहार सरकार ने पटना में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रकाश पर्व का आयोजन करवाया था। उसकी सफलता के बाद सरकार ने राजगीर में 550वां प्रकाश पर्व समारोह मनाने का निर्णय लिया था। इस पर्यटन स्थल में राज्य सरकार सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में मिलत चाहिए, प्रेम चाहिए, भाईचारा चाहिए, मिलत चाहिए और दुनिया में आज ज़रूरत इसकी है जो प्रेम और भाईचारा प्रेम। साथ ही जो गुरुद्वारा बाल लीला है और जो कार सेवा दे रहे हैं इस लंगर में बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजगीर में 24 कुंड और 52 धाराएं हैं जहाँ गर्म जल का प्रवाह होता है, लेकिन गुरु नानक कुंड ही एक ऐसा कुंड है जहां शीतल जल प्रवाहित होता है। राजगीर आने वाले सिख समुदाय के लोग इस कुंड के जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रकाश पर्व में आए श्रद्धालुओं के लिए लंगर हॉल और सेवादारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल के पास हॉकी ग्राउंड में व्यवस्था की गई है। पटना से राजगीर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भागन बीघा के पास नालंदा विद्या मंदिर के कैंपस में अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल पर भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। लंगर के साथ प्रकाश पर्व का शुरुआत हुई और ये 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी भाग लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 28 तारीख को भाग लेंगे। 28 दिसंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर से गुरुद्वारा शीतल कुंड तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल होंगे। प्रकाश पर्व को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य समारोह हमारा 29 तारीख को होगा, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। ये बहुत ही एक बहुत अच्छे मौका है, अच्छा एक शुभ अवसर है। जो गुरु नानक देव जी यहाँ 1506 में आए थे, उनके प्रकाश उत्सव पर, उनके जन्म उत्सव पर यहाँ इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। प्रकाश पर्व की सफलता के लिए सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी को उम्मीद है कि ये प्रकाश पर्व सफल होगा और एक बार फिर देश विदेश में बिहार का मान बढ़ेगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो राजगीर की तस्वीरें आपने देखी। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकाश पर्व को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहां आने पर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बहरहाल गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश उत्सव और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वें प्रकाश पर्व के मौके पर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पटना में भव्य आयोजन होना है। करीब 5000 श्रद्धालुओं के लिए पटना के कंगन घाट पर टेंट सिटी बनाई गई है। लग्जरी बेड, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल,
डाइनिंग टेबल। 5 स्टार होटल के किसी कमरे का एहसास कराता ये लग्जरी कॉटेज पटना के कंगन घाट पर बनाया गया है। जी हां, गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश उत्सव और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 353वें प्रकाश पर्व के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं के शानदार स्वागत के लिए कंगन घाट पर टेंट सिटी बनकर तैयार है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलने वाले इस प्रकाश पर्व में आने वाले करीब 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था टेंट सिटी में की गई है। पटना सिटी के कंगन घाट पर अभी हम मौजूद है और यहाँ पर देखिए आप टेंट सिटी बनाया गया है। ये टेंट सिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। कुछ वीवीआईपीज टेंट बनाए गए हैं जिसमें जो वीवीआईपीज आएंगे वो रुकेंगे, साथ ही साथ डॉर्मेट्री भी बनाया गया है। तो तकरीबन 5000 लोगों के लिए व्यवस्था टेंट हाउस में किया गया है। टेंट सिटी में कुछ वीवीआईपी कॉटेज भी बनाए गए हैं जो हर उस सुविधा से लैस है जो किसी बड़े होटल के कमरे में दी जाती है। ये ड्राइंग हॉल बनाया गया है। इसके अलावा आगे एक दाहिने तरफ आप जो देख रहे हैं ये बेडरूम है। इस बेडरूम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि वो दिखाए। ये देखिए आप, ये बेडरूम बनाया गया है, काफ़ी लग्जरी दिया गया है चूँकि ये वीवीआईपी टेंट है और इसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक होटल के कमरे में जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी अच्छा एक बेड लगाया गया है, टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, सब तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई है जो कि एक होटल में जो व्यवस्था की जाती है वो व्यवस्था आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक टेंट में अगर आप घुसते हैं तो 2 बेडरूम आपको, ये वीवीआईपी टेंट की बात मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कई डॉर्मेट्री भी बनाए गए हैं जहाँ पर कि 200 लोगों के रहने की व्यवस्था है। बुधवार को खुद सीएम नीतीश कुमार ने कंगन घाट पर बन रहे टेंट सिटी का जायजा लिया। करीब आधे घंटे तक एक कॉटेज में जाकर व्यवस्था का मुआयना किया। वहीं टेंट सिटी में शौचालय की व्यवस्था का भी सीएम ने खुद जायजा लिया। इस दौरान सीएम अधिकारियों को निर्देश देते रहे। टेंट सिटी का दौरा करने के बाद सीएम नीतीश पटना सिटी स्थित बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचे। यहां सीएम ने पहले गुरु के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर सीएम ने गुरुद्वारा में न सिर्फ लंगर का उद्घाटन किया बल्कि अपने हाथों से श्रद्धालुओं के बीच लंगर प्रसाद का वितरण किया। बाद में सीएम ने भी लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, मंत्री संजय झा के अलावा प्रशासनिक महकमे के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पटना से मनोज के साथ साकेत, न्यूज़ 18। तो देखा आपने प्रकाश पर्व को लेकर राजधानी पटना में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। टेंट सिटी का कमरा किसी आलिशान होटल के कमरे से कम नजर नहीं आ रहा है। इधर नागरिकता कानून और एनपीआर पर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कांग्रेस पर मुगलों और अंग्रेजों के छोटे काम को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो केवल ये बता दें, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल हो, कम्युनिस्ट हो, ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, जितने लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्या पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? क्या बांग्लादेश में नहीं है? क्या दुनिया के किसी देश में नहीं है? क्या जब कोई आदमी राशन से लेकर के वोटर बनवाने तो हर चीज में जरूरत पड़ता है कि नहीं? राशन कार्ड के लिए जरूरी है, आयुष्मान भारत के लिए जरूरी है, सब जानता है। लेकिन इनकी मंशा है भारत को तबाह करना, भारत को कमजोर करना, भारत को तोड़ देना। मुझे तो लगता है जो काम मुगलों से छूट गया था, जो काम अंग्रेजों से छूट गया था, वो आज कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है कि मिटा दो भारत को। मैं तो यही समझता हूं। तो न्यूज़ 18 से बातचीत में गिरिराज सिंह ने ये तमाम बातें कही, साफ साफ आरोप लगाते हुए कि विपक्षी पार्टियां खासतौर से कांग्रेस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान पर बिहार में सियासत परवान पर है। सहयोगी जेडीयू ने बयान पर आपत्ति जताई है, साथ ही कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरजेडी ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। भारी किलर है इस देश के लोकतंत्र के,
बहुत खराब काम कर रहे हैं और देश इसका बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा इसकी, और चुका रहा है। शब्दों को बेहतर तरीके से रख करके भी अपने आरोप आप तय कर सकते हैं, आप बहुत ही करारे तरीके से प्रहार कर सकते हैं, लेकिन जिन प्रतीकों का वो इस्तेमाल करते हैं वो भारत की बहुरंगी संस्कृति और हमारा जो इतिहास है, जिस परिवेश में हम सैकड़ों वर्षों से एक साथ मिलकर रहते रहे हैं, वह इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं खटास पैदा होती है। प्रधानमंत्री जी को स्वयं सोचना चाहिए कि श्री गिरिराज सिंह के चलते उनके मंत्रिमंडल की भी प्रतिष्ठा जा रही है, और जिस तरह गिरिराज सिंह जी अनाप शनाप बातें करते हैं, इससे कोई भाजपा की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। गिरिराज सिंह को लगता है इतिहास का ज्ञान नहीं है। उनसे अनुरोध है कि वो बाकी शास्त्रों का अध्ययन करें और इतिहास को पढ़ें। जो काम संघ ने किया है वो काम देश में किसी ने नहीं किया। देश की आज़ादी के पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने का काम किया, और देश की आज़ादी के बाद एनआरसी और सीएए के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। गिरिराज जो है एक कदम आगे ही बढ़ेंगे ना भाई, जब देख लिया कि नेतृत्व की दिशा क्या है, नेतृत्व की मानसिकता क्या है, तो उस दिशा में आगे चलने की कोशिश करते हैं कि नेतृत्व खुश रहे। यही है। इसके पहले देश की राजनीति में इस तरह से कोई सांप्रदायिक बात और सांप्रदायिक आधार पर कोई बात नहीं होती थी। तो गिरिराज सिंह के बयान के साथ जहां बीजेपी पूरी तरह से खड़ी हुई नजर आ रही है, वहीं जेडीयू, उसकी सहयोगी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो हमले बोलते हुए नजर आ रही हैं। इधर यूपी की बात करेंगे। यूपी से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर हिंसक प्रदर्शनों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कश्मीर से स्पेशलिस्ट पत्थरबाजों को बुलाया गया था। समस्तीपुर में नित्यानंद राय ने कहा कि वोट के लिए विरोधी तत्व देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। आंदोलन या जनता की नहीं है, देश की आवाज नहीं है, देश की आवाम की नहीं है, या ओछी राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कश्मीर के एक्सपर्ट पत्थरबाजों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया भाई? आग लगाई जा रही है कहीं कहीं। अब तो शांति है, बहुत जगह बहुत आया है, लोग समझ भी रहे हैं, और इसमें लोगों की सहभागिता नहीं है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कश्मीर से एक्सपर्ट पत्थरबाज बुलाए गए थे उत्तर प्रदेश में हमले करने के लिए। बहरहाल इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।